किसी भी शहर के विकास में वहां के स्थानीय प्रशासन की भूमिका काफी अहम होती है। और जब हम लखनऊ की बात करते हैं फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया के तौर पर, तो वहां के स्थानीय प्रशासन की भूमिका कैसी हो रही है, ये जानने के लिए बात करेंगे लखनऊ के महापौर दिनेश शर्मा जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज में। सबसे पहले बात करें फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया के तौर पर लखनऊ की, तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो लखनऊ को फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया के तौर पर उभारने में काफी मददगार साबित होंगी? लखनऊ भारतवर्ष के चुनिंदा शहरों में है जिसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर हम जाते हैं तो रामायण में इसका वृत्तांत है कि रामचंद्र जी ने जब सीता माता को वनवास भेजा तो लक्ष्मण जी उनको छोड़ने के लिए आए, और लक्ष्मण जी इतना व्यथित हो गए थे कि वो इसी रास्ते से लौट के गए और उन्होंने आके इसी लखनऊ को में उन्होंने अपना निवास कर लिया और लक्ष्मण नगरी कहलाई है। ऐतिहासिक साक्षरता बाद में नवाबों ने इसको डेवलप किया, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ये एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पर सरकारी ऑफिसेस के साथ साथ ऐतिहासिक इमारतों का ये शहर है, और संगीत के साथ साथ संगीत और साहित्य का एक अनूठा समागम लखनऊ शहर में रहा है। लखनऊ की नजाकत, नफासत, लखनऊ की बोली, लखनऊ के व्यंजन और लखनऊ के साहित्यकार और कलाकार संपूर्ण देश में जाने जाते हैं। बेगम अख्तर का गायन हो, नौशाद की क्या कोई संगीत हो, या लच्छू महाराज की थाप हो, या अमृतलाल नागर की लेखनी हो, सब कुछ यहीं से होके गया है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि लखनऊ की जो ऐतिहासिक विरासत है वो लखनऊ को दुनिया के नक्शे पे एक अलग पहचान दिलाने जा रही है। यहाँ की साहित्यिक अभिरुचि यानी एजुकेशनल हब के रूप में ये बन रहा है बड़ी तेजी के साथ में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर संगीत का विश्वविद्यालय है, भातखंडे इंटरनेशनल फेम का है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग का कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज एक नहीं दो तीन मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं, डॉक्टर्स को चिकित्सा की पढ़ाई के लिए हो रहा है। यहाँ पर इंटरनेशनल फेम की अगर यूनिवर्सिटी है लखनऊ यूनिवर्सिटी, प्राचीन यूनिवर्सिटी के रूप में, तो यहाँ उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय भी है। यहाँ पर अगर आप आकर देखेंगे तो यहाँ पर विकलांगों का भी विश्वविद्यालय खुला है, यानी एक एजुकेशनल हब है। इंटरनेशनल लेवल के लोग आते हैं, और नदवा में जो उनके इस्लामिक संस्कृत और साहित्य को पढ़ने के लिए भी लोग आते हैं। संस्कृत के भी तमाम यहाँ पर विद्यालय हैं। तो लखनऊ अनूठा है। ये बात सही है कि लखनऊ में एक से बढ़कर एक मेडिकल संस्थान है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन मुझे एक बात जो खटक रही है वो ये कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे हम IIM लखनऊ की बात करें, PGI लखनऊ की बात करें, ये सब संस्थान वर्षों पहले यहाँ पे खुले थे। कोई नया ऐसा संस्थान नहीं खुला इन संस्थानों के टक्कर का जो हम कह सकें कि हाँ लखनऊ में एक नया संस्थान और भी खुला है जो PGI और IIM को टक्कर देने वाला है। मैंने कहा लखनऊ में इस समय 10 के आसपास तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, और 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अभी और उसमें मान्यता प्राप्त हुई है। डीम यूनिवर्सिटी के रूप में भातखंडे है, PGI इंटरनेशनल फेम का है, तो सहारा का भी प्राइवेट हॉस्पिटल आज उच्च शिखर पे पहुंच रहा है। यहाँ पर आयुर्वेद का भी विद्यालय है, तो ये होम्योपैथ का भी इंटरनेशनल फेम का सेंटर यहाँ पर है। यहाँ पर अगर मेडिकल कॉलेज आज जॉर्जियन पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अगर कहीं कोई जाता है तो जॉर्जियन यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े सम्मान से लिया जाता है। अब बात में यहाँ के ऐतिहासिक विरासत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो अच्छी अच्छी चीज़ें उसका जिक्र कर रहे हैं, और ये सब एक अच्छे टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित करने का पूरा दमखम रखते हैं। लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि लखनऊ की पहचान एक अच्छे टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर हुई है। आप इस बात से सहमत हैं? उत्तर प्रदेश में टूरिज्म का खुद चेयरमैन रहा हूँ, और मैंने देखा है कि बड़ी विडम्बना है कि हमारे वहाँ जो पैकेज टूर हैं उनको हम लोग ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाए। दिल्ली से जो टूर पैकेज टूर बनता है वो आगरा आते हैं, और आगरा से वो चले जाते हैं खजुराहो या राजस्थान के वादियों में चले जाते हैं। राजस्थान के ब्रोशर में ताजमहल को वो लोग डिस्प्ले करते हैं। हम अपने वहाँ ताजमहल से लेकर हम अपने वहाँ के जो धार्मिक पर्यटन है, हमारे धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, हम अपनी चीज़ों को उस प्रकार से हम प्रोडक्ट को ला नहीं पाए, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि हमारे जो टूरिज्म से इनकम होनी चाहिए तो उतनी नहीं जितनी हो। लेकिन आजकल क्या है कि हमारा जो लखनऊ है उसे तरक्की की है। अगर हम आपसे ये पूछें कि महापौर होने के नाते इस तरफ आप कौन कौन से कदम उठा रहे हैं, आपका रोड मैप क्या है? तो हम लोगों ने जैसे लखनऊ महोत्सव शुरू किए, विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, इमारतों का
के आसपास आज बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तमाम नई इमारतें बनी हैं, जो हिस्टोरिकल इमारतें हैं, उनके अलावा तमाम पार्क्स बने हैं, तमाम प्रकार के और आयोजन कल्चरल एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। तमाम शहर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उत्सवों में के आयोजनों में विविधता दिखाई पड़ती है। तो कह सकते हैं कि अब लोग बाहर से बहुत तेजी से आ रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से उड़ रही हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, कई सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो एक बुनियादी ज़रूरतें हैं। मिसाल के तौर पे सीवेज की समस्या यहाँ पे काफ़ी बड़ी आबादी के लिए है, पानी की समस्या एक बड़ी आबादी के लिए है, तो इसको लेकर कितना आप कंसर्न है, ये कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? सीवरेज की व्यवस्था में कई हजार करोड़ रुपए से सीवरेज की व्यवस्था को सुधारा गया है। तीसरा वाटर वर्क्स हमने लगा दिया, चौथे का प्रपोजल हम लोगों ने पास कर दिया है। यानी पानी का जो एक वाटर वर्क्स होता था वो 3 हम लोगों ने किया है। जो शहर में ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से मर्जर हुआ है और नई नई कॉलोनी का डेवलपमेंट हुआ है, ऐसे समय हम लोगों ने जो सीवरेज की व्यवस्था थी, जो पुराना शहर था उसमें तो सीवरेज एक समस्या रहा है, उसको हम लोगों ने उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाए। अब महज 18% एरिया ऐसा रह गया है जो सीवरेज से आच्छादित नहीं है। इसका मूल कारण ये है कि ग्रामीण क्षेत्र तेजी से शहरों में मिलते हैं और मिलने के बाद उनमें मूलभूत समस्या सुविधाओं को लाने में काफ़ी समय लगता है। और लखनऊ में कोई एक्स्ट्रा फंड हमको ना तो उत्तर प्रदेश सरकार से मिल पाता है और न ही भारत सरकार से मिल पाता है। अपने साधन संसाधन में छोटी सी सहायताओं के आधार पर जो कार्य हुए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण बने हैं। हमने डोर टू डोर जो कूड़ा का कलेक्शन है, वेस्टेज को, उसको हमने शुरू किया है। 110 वार्डों में से हम इस समय 70 वार्डों में कूड़ा का कलेक्शन कर रहे हैं। हम कूड़े से और उसको बिजली पैदा करने का संयंत्र लगा चुके हैं। आपने बातों बातों में एक बड़ी अच्छी बात कही कि स्थानीय निकाय के पास उतने अधिकार नहीं होते हैं, संसाधन नहीं होते हैं। ऐसे में कुछ लोगों का जो अभी ये दलील दी जा रही है लोगों की तरफ से कि स्थानीय निकायों को अधिकार दे दिया जाए, स्वराज जैसी व्यवस्था लागू कर दिया जाए ताकि स्थानीय निकाय अपनी ज़रूरत के मुताबिक खर्च कर सके, ये कितना मुमकिन दिख रहा है आपको? हम लोग हमेशा सरकारी सहायताओं पर आधारित होते हैं और निर्भर करते हैं। ये जो सोच है मैं समझता हूँ पुरानी पड़ गई है। अपने साधन संसाधन को स्वयं सृजित करने होंगे। हमने लखनऊ नगर निगम की तमाम जो अनुपयोगी संपत्तियां हैं उनका भू उपयोग कैसे व्यवसायिक दृष्टिकोण में परिवर्तित हो। हमारे अपने हॉस्पिटल्स को हमारे डिग्री कॉलेज में बना दिया है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हमारा बन रहा है, हमारे नर्सिंग होम हम मॉडर्नाइज सिस्टम में हमने पास किया, बनाने जा रहे हैं। अवध हाट का प्रपोजल हमारा स्वीकृत हो चुका है। हम लोग विकलांग आश्रम, शिशु संरक्षण गृह, भिक्षु गृह, ऐसे प्रोजेक्ट को हम पास कर चुके हैं और वो हमारा निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर किया है, कान्हा ओपन प्रोजेक्ट। गाय के लिए, सांड के लिए, कुत्तों के लिए, बंदर के लिए, सूअर के लिए एक ऐसा स्थल, एक ही स्थान पर सारे लोगों का, पशुओं का संरक्षण भी, उनको एक पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप करना भी, और पशुओं की जो समस्याएं उनसे होती हैं उनसे आम पब्लिक को निजात दिलाने के लिए उपाय भी। और जैसे गाय का गोबर है, उसे गोबर गैस प्लांट लगा दिया है। आसपास के एरिया को हम लोग साल भर के अंदर फ्री में बिजली या कुछ शुल्क में बिजली देंगे, उनसे जो पैसा आएगा गौ का संरक्षण करेंगे हम। अगर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हम खोल देंगे, उससे आय सृजित होगी, उससे हम काम करेंगे। डिग्री कॉलेज को हमने सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के रूप में शुरू किया है। आज यूनिवर्सिटी से ज़्यादा फर्स्ट डिवीजन हमारे बच्चे नगर निगम के आ रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस वर्ल्ड लेवल की जो पढ़ाई है वो हम नगर निगम में दे रहे हैं। परिवर्तन आया है समय के साथ में। ऑनलाइन सर्विसेज को हमने शुरू किया है। घर बैठे टैक्स को आप पे कर सकते हो, आप अपने पड़ोसी का टैक्स को घर बैठे जान सकते हो। आपका हम जो ट्यूबवेल को शुरू करने का एक स्विच दबाइए, लखनऊ का सही समय पर स्विच, हमारा ट्यूबवेल स्टार्ट हो जाता है, सही समय पर बंद हो जाता है। शुरुआत की है हमने और मुझको लगता है कि 1 साल के अंदर ये हमारी तमाम चीज़ें पूरी होंगी अगर हमें 74वां संशोधन जो 74th अमेंडमेंट है वो हमको लखनऊ में प्राप्त हो जाए। तो एक अम्ब्रेला सिस्टम हो। अम्ब्रेला सिस्टम में क्या है, सड़क आज हम बनाते हैं, कल पीडब्ल्यूडी खोद जाता है, परसों विकास प्राधिकरण उसको खो जाता है, दूसरे एक ही सड़क को बनाना है और 10 डिपार्टमेंट है और सबका एक दूसरे पे कंट्रोल नहीं है। सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में अम्ब्रेला सिस्टम का ना होना है कि एक छत्र के नीचे विभिन्न विभागों का समन्वय हो। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि स्थानीय निकायों को अपनी ज़रूरतें उसके मुताबिक वित्तीय संसाधन खुद जुटाने होंगे, उसके रास्ते खुद निकालने होंगे। वो समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं,
लेकिन भारत सरकार को 74वां संशोधन लागू करना चाहिए था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार की इच्छा पर, स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा पर छोड़ दिया। स्टेट गवर्नमेंट अभी उसको लागू नहीं कर पाई है। आपकी इस चर्चा से मुझे एक और बात याद आ गई कि पब्लिक डिलीवरी सिस्टम कैसे मजबूत होगा, इसको लेकर आपके जहन में कोई रोड मैप है जो आपने तैयार किया है? देखिए क्या है ना, हमने सिटीजन चार्टर को लागू किया है। सिटीजन चार्टर के माध्यम से आप कंप्लेन करेंगे तो आपके एसएमएस तुरंत आ जाएगा कि इस अधिकारी को आपको कांटेक्ट करना, उसका नंबर और उसका आपकी रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है आपके मोबाइल पे आ जाएगा। आपको जैसे पानी गंदा आ रहा है तो ठीक होने का समय हमने 2 दिन दिया है। आपके कुत्ते की परेशानी है तो उसे निजात दिलाने के 1 दिन का समय है। मरे हुए जानवर को उठाना है तो 1 दिन के अंदर उठाएंगे। इस सिटीजन चार्टर में कौन इस काम को करेगा, इसकी जिम्मेदारी क्या होगी, उसके पास भी एसएमएस पहुंच जाता है और हमारे जो कंप्लेंट, जो शिकायत करता है उसके पास भी सूचना पहुंच जाती है। कंट्रोल रूम का जो निरीक्षक है वो देखता है कि इसको कहाँ पे हमें कितनी समस्याएं पूरी की गई, कितना नहीं किया गया। मॉनिटरिंग होती है, यानी हमने लायबिलिटी फिक्स कर दी है। लोगों की लायबिलिटी फिक्स है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो दंडित होगा। शुरुआत है और हम उस परीक्षण के दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हम मॉडर्नाइज सिस्टम वाले शहरों में अग्रणी बनने की ओर हम आगे चले हैं। ये वो लखनऊ है जहां 3 तो हमारे 5 स्टार होटल हो गए, 10 के आसपास हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो गए हैं, हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे यहाँ पर जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म स्थल हैं, ईसाइयों के और के चर्च हैं, तो गुरुद्वारों की आवाज़ें भी यहाँ पर सुनाई पड़ती हैं। पॉलिटिकल रूप में हम 5 बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ से सांसद चुने गए और 3 बार प्रधानमंत्री लखनऊ से बने। हमने प्रधानमंत्री भी दिया है, हमने राष्ट्रपति भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले शंकर दयाल शर्मा हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े। जी बिल्कुल, यहाँ पे लखनऊ राजनीतिक रूप से काफ़ी संवेदनशील रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहा है। यहाँ से चुने गए लोग प्रधानमंत्री तक बने हैं, राष्ट्रपति भी यहाँ से दिए हैं। इसका कितना फायदा लखनऊ को मिल पाता है अगर विकास के नज़रिए से देखा जाए तो? पिछले 12-13 साल में देखें, लखनऊ अगर आए होते तो आपको गड्ढों में, सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था, शायद दिखाई पड़ने में कष्ट होता। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में बड़े तेजी के साथ में पुल बने, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में मिले, पानी की व्यवस्था बढ़ी। हमारा जो आपका नॉर्म्स होता है मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए कि 165 लीटर पर डे एक व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए, हम 162.5 लीटर पर डे पानी दे रहे हैं। और हमारे गर्मियों में अब बाल्टी लेकर लाइन नहीं लगती। तभी तो मैंने कहा कि लखनऊ तेजी से फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया की तरफ अग्रसर है। लखनऊ अग्रसर नहीं है, लखनऊ के साथ में मैं समझता हूँ कि थोड़ा विलंब और अन्याय है। हम चिकन के रूप में इंटरनेशनल में जाने जाते हैं। लखनऊ का दशहरी पूरी दुनिया में सप्लाई होकर सबको लाभ पहुंचाता है, उसका मिठास की लोग दाद मानते हैं। यहाँ के कबाब से लेकर यहाँ के मिष्ठान तक लोगों को याद आते हैं। नवाबों ने अगर मंदिर बनाया है तो हिंदुओं ने मस्जिदों को, यहाँ की महरी के धनिया महरी का पुल भी बना है, मस्जिद भी बनी है। वो लखनऊ जो सांस्कृतिक विरासत है, लक्ष्मी महाराज की अगर घुंघरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है शहर में तो अनुपम खेर भी यहीं से आकर सीख के गए हैं, बेगम अख्तर ने संगीत भी यहीं सिखाया, तो नौशाद ने भी यहीं से संगीत सिखाया है। ये वो शहर है जहाँ पर बड़े बड़े साहित्यकारों का समागम होता है। हिंदी संस्थान में बड़े बड़े लोग सम्मानित होने के लिए यहाँ पर आते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के लोगों पर रिसर्च होते हैं, जो यहाँ के प्रोफेसर्स हैं। उस शहर में जहाँ पर आबादी अनऑफिशियल कहें तो 42 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है, ऑफिशियल कहें तो 28 लाख से ऊपर है। जैसा कि आपने कहा कि ये शहर सुविधाओं का केंद्र बनता जा रहा है, सुविधाएं काफ़ी केंद्रित हैं और शायद यही वजह है कि एक बड़ी आबादी ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ बढ़ती जा रही है। इस शहरों में आबादी का पलायन हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में आबादी आ रही है। ये कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए इसको संभालना और इसको ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराना? देखिए, ये चुनौती नहीं, एक आज की आवश्यकता बन रहा है। लोगों का आकर्षण जब से ये दूरदर्शन और जो ये आपके चैनल्स का तब से शुरुआत हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता हुई है। कंप्यूटराइजेशन ने एक नई पीढ़ी को जन्म दिया है, जो अब चंदा मामा कह के बच्चों को फुसलाने के लिए चंद्रमा को देखकर माताओं का वो कहना नहीं मानते हो, बल्कि चंदा मामा पे कॉलोनी बनाने का सपना देखने वाले लोग हो गए। जो नई जनरेशन है वो शहरों की तरफ बढ़ रही है।
उनकी आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं बदल रही हैं। कंप्यूटराइजेशन की इस प्रोसेस में उनको संभावनाएं दिखती हैं कि लखनऊ में हम जाएंगे तो हमको जो एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हों, चाहे वो संस्कृत माध्यम के विद्यालय हों, चाहे वो इस्लामिक संस्कृतियों के विद्यालय हों, चाहे उनको गुरु ग्रंथ साहब के पाठन का हो, हर चीज़ एक ही स्थान पर मिल रहा है। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को आप ज़रूरी सुविधाएं कैसे मुहैया करा पाएंगे? कुछ सिस्टम निकाला है आपने कि वाकई एक बड़ी चुनौती अभी भी आपके लिए बनी हुई है? देखिए, ये फिर से मैं इसको दोहराऊंगा कि ये समस्या है, लेकिन इसमें अगर अम्ब्रेला सिस्टम हो तो ये सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। जैसे नक्शा पास करने का अधिकार विकास प्राधिकरणों को है, लेकिन अगर पार्किंग उन्होंने नहीं दी और वहाँ पे पार्किंग की समस्या हो गई तो अपशब्द या गाली खाने का अधिकार नगर निगम के पास होता है। यानी यहाँ पे क्यों लगा, काम किसी का गड़बड़ है, किसी की दुर्व्यवस्था का परिणाम दूसरे विभाग को मिल जाता है। सड़क जल निगम ने अगर खोदी है मान लें, तो नगर निगम उसके लिए अपराध बोध हो जाता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि सारी सड़कों का काम ये नगर निगम का है। एक दूसरे डिपार्टमेंट का जो समन्वय ना होना, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी बन जाएगा तो ये अम्ब्रेला सिस्टम लागू हो जाएगा। और हमारे यहाँ पर मेट्रो आ रही है, मेट्रो का काम प्रारंभ हो चुका है। लखनऊ की तमाम गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पूरे देश के हर राजधानियों से जिनका कनेक्शन है। फ्लाइट्स पूरे देश में सारे प्रमुख हवाई अड्डों को जा रहे हैं हमारी फ्लाइट्स, और सारे गवर्नमेंट के ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के हमारे लखनऊ में हैं। लखनऊ की सड़कें किसी भी कीमत पर बम्बई और दिल्ली की सड़कों से कमज़ोर नहीं है। हमारी लाइटिंग व्यवस्था को अगर आप देखेंगे तो आपको अलग मिलेगा। आज इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे सौदा गृह हैं उसमें हम फ्री में सौदा का व्यवस्था कर रहे हैं। घरों में अगर किसी की मृत्यु होती है तो 100 का संरक्षण के लिए हम अपने पास से फ्री ऑफ कास्ट उनका जो संरक्षण का बॉक्स है उसको हम भेजते हैं। एक आखिरी सवाल जो दिक्कत पे ही है वो ये कि कहा जाता है कि लखनऊ की आधी से ज़्यादा कॉलोनियाँ अवैध हैं और इसको वैध करना एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। आप मानते हैं ये चुनौती है? इसके लिए कड़े कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, प्रदेश स्तर पे भी और देश के स्तर पे भी। क्योंकि जब कॉलोनी डेवलप होने लगती है तो उसका नक्शा पास करने का अधिकार नगर निगम के पास में नहीं होता, विकास प्राधिकरण के पास में होता है। विकास प्राधिकरण तब कार्रवाई करता है जब वो कॉलोनी पूरी तरीके से विकसित हो जाती है और मकान बन जाते हैं। और ये जो समस्या है, इसमें जब तक कड़ाई के साथ में कोई शासनादेश नहीं होगा और उत्तरदायित्व को जब तक फिक्स नहीं किया जाएगा, हम अधिकार दे देते हैं। अधिकार जब तक हम अधिकार देते हैं लेकिन अधिकार ना करने पर दंड की व्यवस्था हम अगर सख्ती से उसका अनुपालन नहीं करते तो मैं समझता हूँ कोई अच्छा जो कार्यक्रम होता, अच्छी योजनाएं होती हैं, वो भी कार्यान्वित नहीं हो पाती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लखनऊ संभावनाओं से दूर है। संभावनाओं से अधिक निकटता अगर किसी शहर की है तो वो लखनऊ की है। लखनऊ की आबादी, मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में कहा जाता है कि जो भारत का संविधान का आर्टिकल 243P बोलता है, 243P, उसके अनुसार मेट्रोपॉलिटन सिटी वो होगा जो 10 लाख से ऊपर की आबादी होगी और जहां पर इकोनॉमिक, कॉमर्शियल, एजुकेशनल डेवलपमेंट की संभावनाएं दिखेंगी। मैंने बताया ना कि यहाँ पर बिजनेस भी है। हमारा एक इंडस्ट्रियल एरिया अलग से है जिसमें छोटी छोटी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं उनके पूरा का पूरा एक भाग बहुत बड़ा वो हमारे लखनऊ में है। छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स एक ही स्थान पर हैं और साथ में अगर हम कहें तो हमारे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें संख्या विद्यार्थियों की बहुत तेजी से बढ़ रही है और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी तेजी से आ रहे हैं। अगर पूरे लखनऊ को देखें तो 8 या 9 मॉल्स हमारे खुल चुके हैं, जहाँ बड़े बड़े बाज़ारों में हमारे प्राचीन बाजार हैं। अगर आपने हजरतगंज और एरिया घुमा हो, हमने उसको पुराने हजरतगंज के स्वरूप में लाने की कोशिश की है। हमने उसको डेवलप किया, लोग वहाँ पिकनिक मनाने आए, फुहारों के बीच में आए। 150 साल पुराना बाजार आज उसको हमने 2 साल पहले विकसित करके दिखाया है। लखनऊ में आने के बाद में चैन की सांस लेते हैं लोग। लखनऊ में रहने के बाद में उनको यहाँ से एक स्नेह और लगाव हो जाता है। और जब लखनऊ आते हैं तो हम सब की यही व्यवस्था है कि बाहर से जब कोई व्यक्ति आए तो कहे मुस्करा के कि मुस्कराइए, आप लखनऊ में हैं। लखनऊ लक्ष्मण नगरी है। लखनापासी के इसको डेवलप किया तो नवाबों ने इसको सजाया संवारा, अंग्रेज़ों ने थोड़ा विकृत करने की कोशिश की लेकिन बिल्डिंग्स को उन्होंने अच्छा किया। यहाँ के क्रांतिवीर
यहाँ के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, यहाँ के जो कारगिल शहीद हैं। लखनऊ विविधताओं का शहर है। जी बिल्कुल, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे समस्याएं तो हैं ही, लेकिन समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं, जो लखनऊ को ना सिर्फ फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया के तौर पर उभारेगा, बल्कि दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान दिलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत आभार आपका कि आपने मेरे शहर लखनऊ को उस उच्च शिखर पर पहुँचाने के लिए आपने आज इंटरव्यू लिया जिस पर वो नहीं पहुँच पाया है।